तो बच्चों आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे थोड़ा सा अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको जो भी समझाया है, लिखाया नहीं है, समझाया है, तो मैं उसे रिपीट करता हूँ। पहली बात हमने समझी थी वर्क फंक्शन क्या होता है। तो हमने कहा था कि अगर किसी मेटल सरफेस से एक फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालना हो बाहर, तो आपको मिनिमम जो एनर्जी चाहिए उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, जो ऑलरेडी फ्री है उन्हीं को मेटल सरफेस से बाहर निकालने की बात हो रही है। एक तो हमने वर्क फंक्शन समझ लिया। अब दूसरी बात, जिसको आप मेटल सरफेस कहते हैं वो कैसी सरफेस होती है, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन कई बार नीचे भी होते हैं, एकदम सरफेस के ऊपर ही हो जरूरी नहीं है, थोड़ा सा नीचे ऊपर चलता है। दूसरी बात यह है कि जिस एंगल पे फोटोन पड़ेगा, तो फोटोन फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराया और मान लेते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्व कर लिया। अब बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन भी बहुत हल्का पार्टिकल हुआ, छोटा सा, उसको फोटोन टक्कर मारी और फ्री इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्व कर लिया। वो तो ठीक है, लेकिन ये कोलिजन है एक तरह से। ये ऐसा है जैसे कोई बॉल आती है और हम कैच कर लेते हैं, तो हमने एब्जॉर्व कर लिया, तो वो बॉल जितना धक्का मारेगी हमें ही मारेगी। तो फोटोन ने जो धक्का मारा इलेक्ट्रॉन को, तो पता लगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बजाय अंदर को घुस गया। पॉसिबल है, अंदर को घुस गया, तो मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है, लेफ्ट साइड वाला। ये पता लगा बाहर निकलने की जो वो औरों से टकरा गया, और उसमें इतनी एनर्जी थी, वैसे अब फोटोन ने इतनी दे दी थी एनर्जी कि अगर वो सीधे बाहर को जाता तो निकल जाता बाहर, लेकिन टक्कर मारने के बाद वो अंदर को घुस जाया। तो कई बार ऐसा होता है कि फोटोन मिलने का, इलेक्ट्रॉन से मिलने का ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हर हालत में बाहर आ ही जाएगा। ऐसा हो सकता है कि टक्कर किस डायरेक्शन में हो रही है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल से समझाया कि सपोज वर्क फंक्शन 8 जूल है, या 5 जूल मान लेते हैं, ये मैंने लिखा है आपके सामने राइट साइड में। 5 जूल एनर्जी अगर मिले तो बाहर निकल सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उससे ज्यादा 8 जूल एनर्जी मिल गई फोटोन से, और तब भी ना निकल पाए। पता लगा बाकी 3 जूल से ज्यादा एनर्जी तो उसकी टक्कर में ही बर्बाद हो गई, इधर उधर रेंडमली। अब बस हो गया, अब कहाँ निकल पाएगा फिर वो, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल सरफेस पे सबसे ऊपर था फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक उसी पे फोटोन पड़ा, और फोटोन जो ही उस पर पड़ा बच्चों, तो 5 जूल एनर्जी बर्बाद हो गई बाहर आने में, बाकी 3 जूल उसके पास बची है, तो वो इधर उधर भागता रहेगा। तो मतलब जो एनर्जी थी उसमें वर्क फंक्शन हटा के जो बाकी है वो काइनेटिक एनर्जी बन सकती है। अभी मैं बन सकती है कह रहा हूं, तो यहीं पर जहां पर मैंने अभी सही का निशान लगाया, उससे ठीक नीचे काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो एनर्जी में से वर्क फंक्शन हटा के मैंने ये बताया। फिर मैंने कल ये बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि 8 जूल एनर्जी मिली हो, 5 जूल वर्क फंक्शन हो, और बाकी 3 जूल इसकी फालतू की इधर उधर की टक्करों में बर्बाद हो गया हो। तो जरूरी नहीं है कि E-5 हमेशा काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो। अगर ऐसा होता है कि E-5 काइनेटिक एनर्जी है, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, इससे कम तो हो ही सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, टकराएगा भी, कोलिजन हो सकते हैं।
तो इसलिए ई माइनस फाइव को काइनेटिक एनर्जी ना लिख के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखना ज्यादा बेहतर है। तो नीचे लिखा है मैंने ई माइनस फाइव इक्वल टू के मैक्सिमम। अब जो ई है वो एस सी अपॉन लैम्डा भी है, तो एस सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइव इक्वल टू के मैक्सिमम, हम ऐसा एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसको आइंस्टाइन साहब ने ही सबसे पहले बात की थी। तो ये आइंस्टाइन क्वेश्चन है। कल हमने लगभग इन्हीं मुद्दों पे बातचीत की, उससे ज्यादा डीप जाना है आज, अभी फोटो इलेक्ट्रिक में ही। फिर हमने एक चीज यहाँ पर बात की कि ई इक्वल टू एच न्यू भी होता है। तो ई जो होना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव होती नहीं, तो ये तभी पॉसिबल है जब ई माइनस फाइव भी पॉजिटिव हो, मतलब ई जो है फाइव के बराबर हो या उससे बड़ा हो। तो यहाँ पर जो ई है वो एच न्यू होता है। इसका मतलब ई की जो न्यूनतम वैल्यू है जिस समय, तो एच तो प्लैंक कांस्टेंट हुआ, तो न्यू को न्यू नॉट कह लो। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होनी चाहिए, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जो रेडिएशन, रेडिएशन मतलब धूप, सरल शब्दों में धूप पड़ती है जब, तो जो रेडिएशन होता है बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी इस लेवल पे या इससे ऊपर होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगी। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़े तो कितने ही टाइम तक पड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये मिनिमम एनर्जी का जो फोटोन किसी मेटल सरफेस पे पड़ना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो यहाँ से एक नई चीज आई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अच्छा, अब हमने ये भी कहा है कि अब लेफ्ट में देखो मैंने लिखा है न्यू प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो एक दूसरे के इनवर्सली है। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम आ रही है तो वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी। मैक्सिमम वेवलेंथ भी कह सकते हैं, तो आप उसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह सकते हैं। मतलब लाइट जो है इस वेवलेंथ या इससे कम की होनी चाहिए फिर, क्योंकि जितने कम वेवलेंथ की लाइट होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अगर वेवलेंथ में बोलना है। और फ्रीक्वेंसी में बोलना है तो इक्वल टू एच न्यू है डायरेक्टली। तो आप कह सकते हो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी, रेडिएशन होगा, उतना ज्यादा एनर्जी होगी फोटॉन्स की, तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में मदद करेंगे। तो ये एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आइंस्टाइन ने जो दी थी। थोड़ा सा इसको और बेहतर समझते हैं आज वाले में। आप अब क्या है मैं वो बताता हूँ। तो अब मैं इसको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो था आइंस्टाइन का, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है बच्चों, वो सीखना है। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट मोटे तौर पर जो कंसेप्चुअली है मैं वो बना रहा हूँ। ऐसे ही हमारे पास कांच की कोई ट्यूब है, कांच की ट्यूब जैसे भी नहीं, बंद है चारों तरफ से। इसमें एक मेटल सरफेस यहाँ पर लगा है, एक मेटल सरफेस यहाँ पर लगा है, मान लो ये हो गया। अंदर वैक्यूम, और इसमें एक विंडो यहाँ पर खुली हुई है, ट्रांस में भी बाकी सब बंद है चारों तरफ से, लेकिन यहाँ पर इसलिए खुली है ताकि यहाँ से धूप सीधे जो है, लाइट रेज, फोटोन जो है मेटल सरफेस पे पड़ सके। बाकी सब बंद है ये ट्रांस ही भी चारों तरफ से, केवल इतना जोन खुला था ताकि धूप इस मेटल सरफेस पे पड़े। धूप इस मेटल सरफेस पे पड़ेगी बच्चों। धूप पड़ने का मतलब रेडिएशन बोलना ज्यादा सही है।
तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे जैसा हमने कहा। अब आप कहेंगे कि आपने वैक्यूम क्यों बनाया अंदर? वैक्यूम इसलिए बनाया ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आके किसी और से ना टकरा जाए। अच्छा, ये भी ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, सर्किट बनाया। आप यहाँ मीटर भी जोड़ सकते हैं। तो ये जो पोटेंशियल है ऐसा बनाओगे तो इसका मतलब वेरी करता है, पोटेंशियल बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, एरो बनाने का मतलब। और बच्चों, मैंने जो राइट साइड वाला है उसको पॉजिटिव टर्मिनल पे रखा है, तो आप इसे नाम दे सकते हैं इस टर्मिनल को एनोड, ये वाले को। और क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो आप इसे नाम दे सकते हैं कैथोड। अब ध्यान से देखिएगा, ट्यूब के अंदर वैक्यूम है, मतलब फोटोन पड़े मेटल सरफेस पे और सपोज वहां से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब वो निकलने के बाद जब बाहर आएंगे तो उन्हें, अगर उनके पास एनर्जी होगी तब तो भागेंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ठीक उनकी एनर्जी खत्म हो जाए बाहर आने तक, कुछ एनर्जी टक्करों में, कुछ वर्क फंक्शन में, बाहर आने के बाद वो जीरो एनर्जी पे हो। ऐसा भी पॉसिबल है, अभी हमने बात की थी। अब क्या होगा, क्योंकि एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल पे रखा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट हो जाएंगे तो वो कैथोड से एनोड की यात्रा करेंगे। एनोड पे आने के बाद तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो सीधे वायर के थ्रू पूरे सर्किट में घूमेंगे। और ये बिना तार होने के बावजूद, कैथोड और एनोड के बीच कोई वायर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इसे क्लोज सर्किट मानेंगे, क्योंकि कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव कर रहे हैं, क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल पे। क्या मैं समझा पाया? बीच में आपकी आवाज कट कट के आ रही थी। आप एक बार फिर से समझा दो। अच्छा, ये वैक्यूम ट्यूब है, तो ये कांच की ट्यूब है, इसमें विंडो बना रखी है। विंडो इतनी है, बाकी सब पेंट है चारों तरफ, ताकि और कहीं से कोई ना आ सके अंदर। केवल विंडो से थोड़ा सा रेडिएशन कैथोड पे पड़ जाए बस, मेटल प्लेट है वो भी। और जो कैथोड और एनोड हम जिनको कह रहे हैं उनके बीच में और कुछ भी नहीं है, हमने वैक्यूम बना रखा है। वैक्यूम इसलिए है ताकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकले कैथोड से, इजेक्ट होके आए, अब वो किसी और से ना टकरा पाए, किसी और से टक्कर ना हो जाए उनकी। अगर ट्यूब भरी होगी गैस मॉलिक्यूल से तो ये उनसे टकराने लग जाएगी, इसीलिए वैक्यूम बनाया है। तो फिर अब क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो उनके पास हो सकता है कुछ काइनेटिक एनर्जी हो, तब तो वो मूव करेंगे। और हो सकता है बाहर तो आ गए, अब उनकी एनर्जी खत्म हो गई हो सारी की सारी। भाई हमने अभी बात की थी कि जब वो बाहर निकलते हैं तो वर्क फंक्शन में भी एनर्जी बर्बाद होती है, और कई बार फालतू की कई सारी टक्करें हो जाती है इधर उधर। तो पता लगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आते तक बिल्कुल एनर्जी जीरो हो जाए। तो कोई बात नहीं, एनोड क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे है तो एनोड उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो वो एनोड पे आ जाते हैं। एनोड वाली प्लेट पे आते ही वो प्लेट में घुस जाएंगे दोबारा, और फिर इस वायर से घूमते घामते कैथोड पे फिर आ जाएंगे। तो ये तुम्हारे पास दोनों प्लेटों के बीच कोई वायर नहीं है, इसके बावजूद इसे क्लोज सर्किट माना जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ।
तो ये एक बड़ी गजब चीज है बच्चों की, कैथोड और एनोड के बीच में वायर नहीं है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ही आ जा रहे हैं कैथोड से एनोड के बीच, तब भी आप मानेंगे कि इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो जो वैक्यूम ट्यूब है वो अपने आप में गजब कंसेप्ट है, बिना तार के भी आप बीच में करंट फ्लो करवा रहे हैं। एक ये चीज भी सिखाई इस एक्सपेरिमेंट। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नहीं। पूरी बात समझ में आ रही है? हाँ। अच्छा, ठीक हो गया। तो फिर अब अगर ये बताओ, पर्याप्त मात्रा में ये कैथोड है, अब हम छोटे छोटी चीजें सोचेंगे। ये कैथोड है, इसमें लगातार पर्याप्त मात्रा में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल तो रहे हैं, और हो सकता है उन बेचारों को निकलने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, तो वे यहीं पर इकट्ठा हो गए निकल के बाहर, माना। तो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था, उसी समय तुमने एक एनोड बनाया, तो अब उनको पता लग गया कि इधर को आना है। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो ही इस पर पॉजिटिव आएगा वो सब अट्रैक्ट हो जाएंगे इधर को। हाँ। लेकिन जब तक ये नहीं है एनोड, अगर है ही नहीं, तो ये जो यहाँ पर रहेंगे, ये सब इसको बोलते हैं स्पेस चार्ज। क्या बोलते हैं? स्पेस चार्ज। ये जो जितने भी हैं, अब ये बहुत ज्यादा अगर निकल के बाहर आ गए और इन बेचारों को समझ नहीं आ रहा अब जाना कहाँ को है, तो इन्होंने नया बवाल खड़ा करना है अब, क्योंकि इनको काम तो तुम दे नहीं पा रहे हो। ये इतना निगेटिव बाहर आ गया, तो अब ये नहीं चाहेंगे कोई और बाहर आए। तो जो ही निगेटिव ये मेटल सरफेस से इधर को आना चाहेगा उसको रिपेल करेंगे अंदर कोई, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा माइनस है। तो क्या वो नए वाले को अट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं, वो रिपेल करेंगे। रिपेल ही करेंगे, जो भी। ऑब्वियस है। तो जो पहले आ गए वो तो आ गए, जो बाद में आने वाले उन बेचारों का रास्ता और कठिन हो जाएगा। लेकिन तुमने जो ही एनोड पे पॉजिटिव दिया, इन्होंने यहाँ की दौड़ लगा दी। और बल्कि ये पॉजिटिव जो है चाहे थोड़ा दूर है, ये भी हल्का सा नए निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित ही कर रहा होगा, आजा आजा भाई तू भी आजा। हाँ। तो ये पॉजिटिव का ये फायदा हुआ। अब अगर इस पॉजिटिव में एनोड में बच्चों और बढ़ाना शुरू कर दें हम पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि नीचे मैंने लिखा है सर्किट में, यहाँ पर ये वेरिएंट बना रखा है मैंने, तो ये वेरी करेगा। एनोड को और पॉजिटिव दो दो, तो एनोड पॉजिटिव दोगे तो ये और तेजी से आएंगे। लेकिन तेजी से हाँ। आगे भी क्या होना है, अब करंट तो उतनी फ्लो हो पाएगी, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने पहले भी आ रहे थे अभी भी आएंगे। पॉजिटिव हाँ। लिमिट है, एट लिमिट से ज्यादा पॉजिटिव देके भी क्या कर लोगे? अरे जितने निकल रहे होंगे वही तो आएंगे। हम्म। तो होता क्या है, इसको ध्यान से समझना। अगर मैं ये ग्राफ में इधर पोटेंशियल और इधर करंट बनाऊं, तो ग्राफ ऐसा कुछ आता है। इसको ध्यान से देखना, कुछ देर तक बढ़ रहा है, करंट बढ़ रही है, और एक दौर के बाद फिर करंट लगभग प्ले हॉरिजेंटल हो जा रही है। क्योंकि फिर आप पोटेंशियल बढ़ा भी दोगे तो करंट नहीं बढ़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। लेकिन इस ग्राफ में ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए इसका। नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इसको समझो। इसमें एक चीज जोरदार है, अगर v जीरो है तो वहां पर i जीरो नहीं है। देखो, v जहां पर जीरो होगा, i जहां पर आएगा यहाँ पर आएगा ना, हाँ। तो करंट जीरो नहीं है, इस बात को समझो।
इस बात का मतलब क्या हुआ? वी जीरो होने का मतलब एनोड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले और उनमें से ये एनोड है। जिनके पास अब एनर्जी नहीं बची है वो तो रुके रहेंगे, क्या करे बेचारे। लेकिन जिनके पास एनर्जी है वो निकलने के बाद अपने आप ही मूव कर जाएंगे, क्योंकि एनर्जी का करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। हाँ। तो वो जो आ जाएंगे तो उसकी वजह से करंट फ्लो होती है। तो इसलिए वी जीरो होने के बावजूद आई जीरो नहीं है, ये बड़ी जोरदार बात है। ठीक है। अब अगर आप हाँ, चाहते हैं कि ये करंट बिल्कुल ही रुक जाए तो आप एनोड को भी नेगेटिव पे रख दीजिए, पोटेंशियल कैसा पोटेंशियल दे दीजिए, नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव दोगे बच्चों तो नेगेटिव पोटेंशियल जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इनको रिपेल करेगा या नहीं? जाओ तुम भी हाँ, वापस जाओ 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 यहाँ से। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या? अब जो भी करेंगे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो धीरे धीरे, अब नेगेटिव में भी वो तुमने माना -1 वोल्ट रखा, कुछ जिद्दी इलेक्ट्रॉन पता लगा फिर भी आ गए, ऐसा भी हो सकता है। वो फिर आ गए, ना ना वो सुन ही नहीं रहे। सुन नहीं रहे का मतलब कोई मनुष्य नहीं है वो तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि -1 उन्हें रोक नहीं पाया। तो अब आप सब, हाँ, हाँ यहाँ पर सोचो, ये -1 पे भी करंट कुछ है ना, ग्राफ ये हाँ, ऊपर। तो हाँ, 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 फिर अच्छा। तुमने किया -2, -2 ने तो काफी को रिपेल किया, लेकिन कुछ जिद्दी ऐसे हैं जो अभी भी आ गए। लेकिन मुझे लगता है ऐसे में फिर धीरे-धीरे नेगेटिव में, मतलब हम जितना नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएँगे शायद फिर वो धीरे-धीरे मतलब कम इतना स्ट्रॉन्ग कम होता जाएगा कि कम सारे होती फ्री जाएगी इलेक्ट्रॉन। संख्या। और एक पोटेंशियल यहाँ पर ऐसा आएगा जहां पर मतलब सबसे जो ज्यादा एनर्जी वाला था वो बेचारा भी वापस लौट गया। तो अब तो हाँ, दोनों प्लेट के बीच कोई कांटेक्ट नहीं बचा ना आपस में करंट वाला। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, नाम से क्लियर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम से ही सोचोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये एनोड को दिया जाने वाला नेगेटिव पोटेंशियल है जिस पे पूरी करंट जीरो हो जाए, स्टॉप हो जाए, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी वाला भी ना निकल पाए। क्लियर हो पाया? हाँ, तो हमने ये एक छोटा सा ग्राफ को समझा। इसके अलावा हम इसमें चीजें कितनी सारी होती हैं चीजें समझने के लिए, छोटे से एक्सपेरिमेंट में भी। तो दूसरा हमारे पास माना स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये एनर्जी ईवी नॉट था, और हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है के मैक्सिमम E-5। माना ये वर्क W = Q × V होता है, हम इसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ Q की जो चार्ज E, V की जो V0 यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये एनर्जी। हाँ, तो हम इसे लिख सकते हैं, अभी लिखना कुछ नहीं है, समझना है बस चीजों को। और बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि E को हम hc/λ कर दें हुँ, और -5, तो V0 इक्वल टू हो जाएगा hc/E इंटू 1/λ -5/। अब आपको ये क्या है, आप तरह तरह के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। एक तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया जो ऊपर हमने समझा,
अगर मैं कभी भी ऊपर वाले ग्राफ को फिर समझाता हूँ, V और I में जरा ध्यान से देखिए, पहले यही समझा लो फिर दूसरे ग्राफ पे जाऊंगा। ये है, ऐसा कब होगा, इसको समझने की जरूरत है पहले। ऐसा दो तीन करंट ले ली मैंने, I1, I2, I3। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही आ रहा है। हाँ। हम्म। हम्म। स्टॉपिंग पोटेंशियल में आप ये बताइए कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं रेडिएशन की, क्या होगा? इंटेंसिटी इंक्रीज है, तो हमें समझने की जरूरत है इंटेंसिटी आप कहते किसको है। इंटेंसिटी का मतलब आपने ये बढ़ा दिया रेडिएशन की संख्या, मतलब फोटोन जो पढ़ रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ा दिया। अगर आप उनकी संख्या बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, हाँ। हाँ। तो करंट बढ़ सकती है। हाँ। पहले मान लो 50 फोटोन पर सेकंड गिर रहे थे, सपोज समझने के लिए, सरफेस पर 50 फोटोन पर सेकंड गिर रहे थे और हम्म। उससे 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे मान लो, क्योंकि फोटोन तो और जगह भी पड़ेंगे, कोई फोटोन हम्म। देख देख के तो गिर नहीं रहे हैं। और मान लो उससे 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जो 5 फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो निकल जा रहे थे, करंट इनकी वजह से थी। अब बच्चों मैंने फोटोन जो है वो 500 कर दिया, रेडिएशन बढ़ा दिया, तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मीनिंग समझिए। अब पर सेकेंड कैथोड में 500 फोटोन पड़ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है? हाँ। इलेक्ट्रॉन की भी बड़े। बढ़ती है। अब 50 से 500 में 10 गुना ज्यादा रेडिएशन बढ़ा, तो जरूरी नहीं है 10 गुना ही हो सकता है 40 इलेक्ट्रॉन निकले 50 की जगह पर, ऐसा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फिर वो बाहर निकलेंगे, मतलब उनका नंबर पहले वाले केस के मुकाबले ज्यादा होगा। ज्यादा होने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, निकलेंगे। चांसेज है बेटा, इसको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, ये पूरी प्रोबेबिलिटी पे चलती अच्छा। है। तो फिर अब बताओ, कहाँ पहले 5 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे कैथोड से एनोड के बीच, अब 40 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि करंट की मात्रा बढ़ जाएगी? हम्म। हाँ। करंट की मात्रा, बढ़ जाएगी। करंट बढ़ाने का तरीका समझ में आया? क्या बढ़ाना चाहिए? हाँ। इंटेंसिटी। हम्म, एक और तरीका है करंट बढ़ाने का, उसको भी समझो। करंट बढ़ाने के लिए दूसरा तरीका ये है कि हम E = H बढ़ा दें, फोटोन उतने ही गिरे मान लो, लेकिन न्यू बढ़ा दें हम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए, फोटोन रेडिएशन वो वाला हो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जिसकी एनर्जी ज्यादा हो। ठीक है, ज्यादा हम्म। फ्रीक्वेंसी का है, 50 फोटोन पड़े पर सेकंड, यहाँ पर हर एक की एनर्जी, हम ऐसे ही एक सिंपल बात समझ रहे हैं कि 10 जूल है हर एक की मान लो पहले, और 5 जूल वर्क फंक्शन है, मतलब बाहर निकलने में इतनी लगने वाली एनर्जी, बाकी 5 जूल का भैया सीधे बाहर आ जाए तो बची रहेगी,
और अगर टकराते हुए आएगा तो 5 जूल से कम बची होगी। क्लियर है इतना भी? हाँ। लेकिन अब सोचो कि हमने फ्रीक्वेंसी ज्यादा का है, तो मान लो अब हमारे पास 20 जूल का फोटोन सरफेस पे पड़ रहा है। वर्क फंक्शन 5 जूल ही है। हम्म। ठीक है, कुछ एनर्जी बर्बाद होगी। क्या आपको लगता है कि करंट बढ़ सकती है? पहले 10 जूल का फोटोन गिर रहा था सरफेस पे, 5 जूल बर्बाद हो रही थी, और जो बाकी 5 जूल है, वो अगर इलेक्ट्रॉन ने उसका सदुपयोग किया तो वो सब बची रहेगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ने इधर उधर टक्करें मारने में बर्बाद किया तो 5 जूल से कम बची हुई हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि ठीक 5 उसने टक्करों में बर्बाद किया और ठीक 5 बाहर निकलने में, और बाहर आते ही वो बेचारा एनर्जी लेस हो गया। हाँ। लेकिन हम्म। 20 जूल अगर उसके पास है तो कुछ टक्करें हो भी गई तब भी वो निकलने के चांसेस रहेंगे। हाँ, क्योंकि उसके पास मतलब कुछ तो एनर्जी बची होगी। तो क्या ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास ज्यादा एनर्जी का अगर फोटोन पड़ता, पहले भले पर सेकंड 50 फोटोन ही पड़ रहे हैं, अभी भी पहले भी 50 थे, लेकिन अब जैसे पहले वाले केस में मैंने कहा 5 इलेक्ट्रॉन निकले, तो क्या तुम्हें लगता है इस बार ज्यादा निकल सकते थे? हाँ। मतलब कुछ इधर उधर बर्बाद भी करेंगे तो भी उम्मीद है कि 15 जूल में से कुछ तो बचेगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि जब भी आप करंट बढ़ाना चाहें तो दूसरा तरीका क्या कर दें? उसकी मतलब फोटोन की एनर्जी बढ़ा दे। हाँ, ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन इंसिडेंट कराओ। हाँ। तो एनर्जी ज्यादा कर दो फोटोन की, रेडिएशन ज्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन डालो। एक, हम्म। तो मैंने दो तरीके से करंट बढ़ाई। पहले कैसे बढ़ाई? पहले इंटेंसिटी से बढ़ाई, वही। बाद में एनर्जी से बढ़ाया फोटोन की। क्या ये दोनों बातें अच्छी तरह क्लियर हैं? हाँ, इसमें मतलब फोटोन की एनर्जी बढ़ाने का मतलब यानी कि रेडिएशन की एनर्जी बढ़ाना, तो जिसे हम सिंपल शब्दों में धूप कहते हैं। तो यानी हम्म। कि जब धूप ज्यादा तेज होगी जैसे दिन के टाइम पे, तो उस टाइम पे फोटॉन्स में ज्यादा एनर्जी होगी। तो यानी कि अगर उस टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाए तो ज्यादा करंट से होगी। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर बिल्कुल बिल्कुल। सपोज हमने लेकिन सुबह और किया और एक हमने चीज दिन और, में किया। हम्म। एक चीज यहाँ पर और है कि ऐसे अगर आपको ये वाला ज्यादा एनर्जी वालों को रोकना पड़ेगा ना, तो हम्म। आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी वाले हैं, ये रुकेंगे नहीं आसानी से। हाँ, फिर हमें उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल भी करना और पड़ेगा। जिस समय करंट नहीं चाहिए आपको नेगेटिव उतना जाके रोकना पड़ेगा इनको, क्योंकि ज्यादा हाई एनर्जी के हैं ये। हाँ। जबकि इंटेंसिटी बढ़ाने पे आपने यहाँ पहले वाले केस में संख्या जरूर बढ़ाई फोटॉन्स की, हम्म। लेकिन उनकी एनर्जी तो वही लेवल था। हाँ। तो यहाँ संख्या बढ़ाने वाला मामला था और बाद में एनर्जी बढ़ाने वाला मामला है। तो इंटेंसिटी और एनर्जी अलग अलग चीजें हैं। अच्छी तरह समझ में आया? हाँ। चलो ठीक है, तो ये मीटिंग को हम एंड करते हैं, और 5:14 हो रहे, 5:20 पे दोबारा मिलते हैं। तब मैं इसे थोड़ा लिखाता भी हूँ।